आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेक्शन 15 की, जो बताता है कौन सी इनकम आपकी सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगी। जी हाँ, बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स का फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम इन विच वी चार्ज एनी इनकम विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैलरी। सर, सैलरी के अंदर कौन सी इनकम जाती है? बिल्कुल, आगे आपको बताएंगे कौन सी इनकम जाती है। Synopsis of the chapter, as you are watching on your screen, we will going to study पॉइंट नंबर 1 to 13। सर, क्या आज हम एक ही क्लास में सब कवर कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी ना आपकी है ना ही मेरी है। जी हाँ, 1 to 6 पॉइंट, जी हाँ, एलिमेंट ऑफ इनकम से लेकर रिटायरमेंट बेनिफिट तक हम आज कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए फटाफट हम बढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ इनकम टू चार्ज एनी इनकम अंडर द हेड सैलरी। सो गाइस, बेसिक लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कोई भी पेमेंट सैलरी के अंदर तब टैक्सेबल करी जाती है अगर आपको पेमेंट देने वाला आपका एम्प्लॉय है और आप उसके एम्प्लॉय हैं, या वो आपका मालिक है, आप उसके नौकर हैं। जी हाँ, तीसरी कंडीशन जो फुलफिल करनी पड़ेगी वो होगी जो भी आप उसके अंदर काम करेंगे, जो भी आपने उसको काम किया होगा वो उसके अकॉर्डिंगली किया होगा। जी हाँ, वो जो भी आपको मैनर और डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने काम किया है और आप उसके नौकर हैं, अब वो आपका मालिक है, तो कोई भी इनकम वो आपको देगा दैट इज टू बी ट्रीटेड एज योर सैलरी इनकम। जी हाँ, कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे तो फटाफट से हम देखते हैं पेमेंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। जी हाँ, किसी भी तरह की आपने सर्विस किसी भी पर्सन को रेंडर की, अगर वो आपका एम्प्लॉयर नहीं है तो वो आपकी सैलरी इनकम नहीं मानी जाएगी। सम की पॉइंट्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, बिलो आर नॉट ट्रीटेड एज सैलरी। ये 4, 5, 6 पॉइंट जो भी हैं ये आपके सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होंगे। सर, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। जी हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किया है, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो आपको जो भी पेमेंट मिलेगी जिसके साथ आपने किया है वो आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सर्विस के लिए, तो आप जो भी आपके वो सर्विसेज रेंडर करेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको करेंगे, उसके डायरेक्शन में नहीं करेंगे, तो आपकी इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस या अदर सोर्सेज। जी हाँ, वो आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। सेकंड आता है एजेंट और प्रिंसिपल। कोई भी प्रिंसिपल है, उसके एजेंट जो भी उसका काम कर रहा है और प्रिंसिपल एजेंट को पेमेंट करता है, तो वो पेमेंट नहीं जाएगी सैलरी के हेड के अंदर, क्योंकि एजेंट जो है वो इसका एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की बात करते हैं यहाँ पर, एजेंट और प्रिंसिपल की बात नहीं करते हैं। क्या सर, क्या सर, क्या सर? जी हाँ, बिल्कुल सर, मास्टर और सर्वेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात करते हैं। अगर जो भी सर्विस रेंडर की हैं वो हमने अपने मास्टर और एम्प्लॉयर के डायरेक्शन और स्पेसिफाइड मैनर के अंदर परफॉर्म किए हैं और हमें पेमेंट मिल रही है उससे, तो ही इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। जी हाँ, बिल्कुल। सैलरी ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म। जी हाँ, मैं और आप एक पार्टनर हैं, लेट्स से मैं और आप एक पार्टनर हैं, हमारा एक बहुत अच्छा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस से अपने आप को सैलरी देते हैं। जी हाँ सर, वो तो इस सैलरी के हेड के अंदर जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, वो इनकम हमारी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी, क्योंकि ना ही हम फर्म के एम्प्लॉय हैं ना ही फर्म हमारी एम्प्लॉयर है। कानों में अपनी एक बात घुमा लीजिए, अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, कोई भी इनकम आप सैलरी के अंदर तभी टैक्सेबल करेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप होनी चाहिए, और जो सर्विसेज रेंडर होने चाहिए वो अपने एम्प्लॉयर के डायरेक्शन में मैंने स्पेसिफाइड में परफॉर्म की होनी चाहिए। जी हाँ, सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ फर्म। सर, ये तो नोशनल इनकम हो गई। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की चैप्टर फर्स्ट जो क्लास है वो बहुत अच्छी तरीके से देखी है, जैसा कि मैंने उसमें इनकम सेक्शन 2 आई थिंक सेक्शन 224 इनकम की जो बात करता है उसमें मैंने बताया था, सेक्शन 214 आई थिंक। जी हाँ, उसमें मैंने बताया था आपको क्या क्या इनकम टैक्स के अंदर मानी जाती हैं, क्या क्या इनकम नहीं मानी जाती हैं। तो उसी में से एक पॉइंट था नोशनल इनकम का। जी हाँ, ए पर्सन कैन नॉट अर्न प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, ये पॉइंट उसी की बात करता है। सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, मैं एक खुद का काम कर रहा हूँ और अपने ही काम से अपने आप को सैलरी देता हूँ और अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर अपनी सैलरी को डेबिट करके अपने खर्चे ज़्यादा करता हूँ, प्रॉफिट को कम करता हूँ। सरकार कहती है भैया ये अलाउड नहीं है, ना ही ये एक्सपेंस अलाउड है, ना ही आपकी इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। जी हाँ, ये आपकी इनकम जाएगी
इनकम फ्रॉम पीजीवीपी। बेसिकली ये नोशनल इनकम है, कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी। जी हाँ, जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो आपके लिए पीजीवीपी का प्रॉफिट माना जाएगा। सो रेम्युनरेशन सिटिंग फीस टू डायरेक्टर इफ ही इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। जी हाँ, अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है और कंपनी से कोई रेम्युनरेशन सैलरी ले रहा है तो वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। जी हाँ, वो इनकम सैलरी के अंदर हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस ले रहा है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए तो वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। जी हाँ, पेंशन रिसीव्ड बाय लीगल हियर। जी हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है एंड बाय ऑल वे अगर वो डिसीज हो जाता है तो उसकी पेंशन जो होगी वो उसके विडो को मिलेगी, जो या जो भी उसका लीगल हायर होगा उसको मिलेगी। वो पेंशन आपकी सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं है। सर पर आपने तो बोला कि सैलरी पेंशन जो होती है वो सैलरी इनकम होती है। जी हाँ, पेंशन एक तरह से सैलरी इनकम होती है, बट अगर वो पेंशन एम्प्लॉय को मिले तो ही सैलरी के हेड के अंदर चार्जेबल की जाएगी। कैसे की जाएगी वो हम आगे पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट में। और अगर वो लीगल हियर को मिलेगी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। जी हाँ, पेमेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे देश के दीमक होते हैं ये। अगर इनको कोई भी पेमेंट मिलेगी तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं टैक्सेबल होगी सर, बट वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जी हाँ, बेसिकली वो कहा जाए तो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, कहा जाए तो वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। जी हाँ, तो जो भी उनकी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं आएगी। कुछ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल डाले हुए हैं। ए टीचर रिसीव्स एमोल्यूमेंट्स इन काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीच। जी हाँ, जिस स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है उस स्कूल से उसको कुछ एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, कुछ पेमेंट मिलती है। क्या वो इनकम सैलरी के अंदर जाएगी? बताइए। जी हाँ सर, जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, टीचर काम करता है स्कूल के लिए और स्कूल के मैंने जो स्पेसिफाइड एंड ड्यूटीज़ जो स्पेसिफाइड की हुई हैं उसके अंदर काम करता है और स्कूल उसको पेमेंट देता है। स्कूल उसका एम्प्लॉयर और टीचर उसका एम्प्लॉय है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। वो इनकम आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। उसके बाद आता है अ टीचर ऑफ कॉलेज रिसीव्स फी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर चेकिंग आंसर शीट। जी हाँ, कॉलेज का टीचर है और यूनिवर्सिटी की जो आंसर शीट है उसको चेक करने के लिए बोला जाता है, वो जाके चेक करके आता है और यूनिवर्सिटी को पेमेंट देती है। क्या वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है? जी नहीं सर, तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर। सर फिर कहाँ जाएगी? जी हाँ, वो इनकम जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। जी हाँ, पेमेंट मेड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश के दीमक या स्टेट लेजिस्लेचर, ये दो तरह के दीमक होते हैं। किसी भी तरह की इनको पेमेंट मिलेगी वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। Section 17(1), this is the first section we are going to study. Section 17(1), definition of salary। इनकम टैक्स एक्ट में 17(1) में ये डेफिनेशन बताई गई सैलरी की। एज पर सेक्शन 17(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जी हाँ, सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहला आता है वेजेस। किसी भी तरह की वेजेस आप ले रहे हैं, कोई भी एन्युटी या पेंशन आपको मिल रही है, कोई भी ग्रेजुटी मिल रही है, किसी भी तरह की फीस, कमीशन, परक्यूजिट, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी एंड एडिशन टू सैलरी और वेजेस। जी हाँ, आपकी सैलरी के अलग से, सैलरी के अलावा आपको कोई किसी भी तरह की फीस, किसी भी तरह की कमीशन, किसी भी तरह की परक्यूजिट, किसी भी तरह का सैलरी से रिलेटेड बेनिफिट आपको दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, वो सारा आपका सैलरी के डेफिनेशन में कवर होगा, सारा सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। कोई एडवांस सैलरी आपने ली है वो भी आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव। जी हाँ, आप हर साल कंपनी कुछ लीव अलाउड करती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को लीव अलाउड करती हैं। अगर वो आपने लीव नहीं ली तो आप लीव इन कैश करा सकते हैं। जी हाँ, लीव इन कैशमेंट का जो भी पैसा होगा वो भी आपका सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। कैसे होगा वो हम आगे बताएंगे। द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रीशिएशन इन एनी प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय। जी हाँ, एनुअल एक्रीशिएशन मिलता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। आरपीएफ में कोई एम्प्लॉयर ने आपको प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट किया है, पीएफ का पैसा कंट्रीब्यूट किया है, जिस एक्सटेंट तक वो टैक्सेबल है उस एक्सटेंट तक उसको टैक्सेबल कराया जाएगा सैलरी के हेड के अंदर। किस तक है? बेसिकली 12% तक वो एग्जाम्प्ट है। 12% से ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन है तो सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। कैसे होगा हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफर्ड बैलेंस इन आरपीएफ टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल, सेम बात करता है ये। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन एनी प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर to the account of an employee under pension scheme referred under pension scheme section 80 CCD, national pension scheme and अटल पेंशन योजना। जी हाँ, इन स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया वो आपका सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। जी हाँ, ABCDEFGH और I इस तरह की किसी भी तरह की पेमेंट अगर आपको एम्प्लॉयर से रिसीव होती है
तो आपकी सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, आपकी सैलरी मानी जाएगी एज पर सेक्शन 17 क्लॉज 1। जी हाँ, इनकम टैक्स। तो भैया ये तो इनकम टैक्स ने डेफिनेशन बता दी, अब कुछ नोट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला वॉलंटरी पेमेंट। जी हाँ, द एक्ट जो है इनकम टैक्स का वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, चाहे वो पेमेंट आपकी वॉलंटरी हो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो। जी हाँ, आप कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस कर रहे हैं किसी के लिए, वो पेमेंट देता है, वो भी आपकी सैलरी के हेड के अंदर जाएगी, ठीक है। और आप नॉर्मली किसी पेरोल पे काम कर रहे हैं, वो आपको वॉलंटरी पेमेंट करता है अपना, आपका एम्प्लॉयर जो है। सपोज आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, नॉर्मली आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, एम्प्लॉयर ने आपको खुश होकर 5,000 रुपये और दे दिए। जी हाँ, वॉलंटरी पेमेंट कर दी, क्या वो आपकी सैलरी हेड के इनकम के अंदर टैक्सेबल होगी? जी बिल्कुल, वो आपकी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी और आपकी सैलरी मानी जाएगी। रेम्युनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क। जी हाँ, आप अपने एम्प्लॉयर के लिए ड्यूटीज़ से अलग, ऑफिस की ड्यूटीज से अलग कोई और काम करते हैं जिसकी आपको पेमेंट देता है, क्या वो सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? जी हाँ, बिल्कुल सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। जैसा कि लिखा हुआ है, वेयर एन एम्प्लॉई गेट्स एक्स्ट्रा पेमेंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में, जी हाँ, फॉर वर्क परफॉर्म आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस एंड दस सच पेमेंट शैल बी टैक्सेबल एज सैलरी। जी हाँ, सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज। जी हाँ, आप एक साथ 2 या 3 4 5 जगहों पर काम करते हैं प्रीवियस ईयर में और आपने 5 जगह से इनकम रिसीव की है और सारे ही आपके एम्प्लॉयर हैं, तो आपकी सारी इनकम क्लब करके और सारी इनकम आपकी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी फ्रॉम फॉर्मर प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। जी हाँ, चाहे आपने किसी जगह से जॉब छोड़ दी हो, वहाँ से आपको पैसा मिला हो, वो भी आपकी सैलरी मानी जाएगी। चाहे आप अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से पेमेंट मिली हो, वो भी आपकी सैलरी मानी जाएगी। चाहे आप कहीं काम करने वाले हों और काम करने से पहले ही आपको कोई पेमेंट उसने दे दी, वो भी आपकी सैलरी मानी जाएगी। जी हाँ, सैलरी फ्रॉम फॉर्मर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी दैट इज पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर। जी हाँ, आपने कहीं से काम छोड़ दिया, वहाँ से आपको पेंशन मिली, वो भी आपकी सैलरी मानी जाएगी। जी हाँ, एंड एडवांस सैलरी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, मैं कहीं ज्वाइन करने वाला हूँ, वहाँ से मुझे पहले ही एडवांस सैलरी मिल गई या मैंने एडवांस सैलरी ले ली, वो भी मेरी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल की जाएगी। और प्रेजेंट से तो टैक्सेबल होगी ही होगी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, बेसिकली फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता है, मान के चलिए मेरा एम्प्लॉयर, मेरे मालिक ने मेरे को 20,000 रुपये सैलरी दी। जी हाँ, मैंने कहा भैया ये 20,000 में से 15,000 मेरे को दे दो और 5,000 रुपये जो हैं तो मेरी तरफ से आप चैरिटेबल पर्पज़ से डोनेट कर दीजिए। जी हाँ, तो क्या सर, तो क्या वो 15,000 ही उसकी सैलरी मानी जाएगी? जी नहीं, इसी का कॉन्सेप्ट है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। आपके लिए पूरा 20,000 रुपये आपकी सैलरी मानी जाएगी, बेशक आपने 5,000 रुपये डोनेट कर दिए हों। जी हाँ, ये कहता है वन सैलरी हैज बीन अर्नड बाय एम्प्लॉय, इट्स सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट मेक इट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, सच वेवर शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास 1 में बताया था, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, सो दिस इज द एटमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जी हाँ, लेकिन अगर आपने वो सैलरी जो भी आपकी फॉरगो हो गई है, अगर आपने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सेक्शन 2 में वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 के अंदर सरेंडर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की भैया कोई बात नहीं, आपने पेमेंट मुझे दे दी, अब आपकी सैलरी पर मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। चलिए फटाफट से सेक्शन 15 को बढ़ते हैं, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। जी हाँ, सेक्शन 15 है चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। सैलरी को कैसे कैसे चार्ज करते हैं, अभी तक हमने आपका पढ़ा सैलरी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद सेक्शन 17(1) में डेफिनेशन ऑफ सैलरी बताई, इसमें ABCDEFGHI इस तरह की कोई पेमेंट आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलेगी तो आपकी सैलरी के अंदर जाएगी एज पर सेक्शन 17 क्लॉज 1। एलिमेंट्स ऑफ सैलरी बताए थे आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे एलिमेंट्स ऑफ सैलरी के, जहाँ पर मैंने आपको टीचर, MLA और यूनिवर्सिटी के आंसर शीट चेकिंग करने का एग्जांपल दिया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ जनरल नोट्स बताए थे जिसमें आपको सैलरी एंड वेजेस, वॉलंटरी पेमेंट, रेम्युनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, मोर देन वन सोर्सेज से आपको पेमेंट मिलती है, और फॉर्मल प्रेजेंट, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं मैंने बताया था। और फटाफट से मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा सेक्शन 15। जी हाँ, पहले अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से स्टार्टिंग से चला कर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम बहुत ही सैलरी की कुएं के अंदर कूदने वाले हैं, जो है सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। जी हाँ, सैलरी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीट व्हिच हैव अर्लियर। जी हाँ, सैलरी आपकी ड्यू हो गई बट आपको मिली नहीं। जी हाँ सर, मुझे तो मिली नहीं। जी हाँ सर, भैया मिली नहीं, गवर्नमेंट कहती है मिली नहीं, लेकिन आप काम को करते थे, ड्यू हो चुकी है तो आपकी सैलरी मानी जाएगी, बट मेरे को तो पैसा रिसीव ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं रिसीव हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कहती है भैया सैलरी ड्यू तो हो गई, चाहे रिसीव हुई हो या ना हुई हो।
जी हाँ, रिसीट पहले हुई ड्यू ना हुई हो तो भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी का कॉन्सेप्ट यही है, सैलरी इज चार्ज टू टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर। जी हाँ, ड्यू पहले हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगी, रिसीप्ट पहले हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगी। जी हाँ, हाउएवर इन सम केसेस इट शैल बी चार्ज ऑन द रिसीप्ट बेसिस, जैसे बोनस, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी। जी हाँ, कुछ केसेस होते हैं 1 2 3 जिसके अंदर जो आपकी सैलरी होती है वो सिर्फ रिसीप्ट बेसिस पर ही टैक्सेबल होती है। जैसे बोनस, मान के चलिए आपके एम्प्लॉयर ने बोला भैया पक्का मैं तेरे को बोनस दूंगा, पक्का दूंगा बोनस, 1 लाख रुपए का बोनस दूंगा मैं तेरे को, तो क्या वो 1 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। बोनस आपका तभी टैक्सेबल होगा जब आपको मिलेगा। जी हाँ, किसी भी तरह का वादा आपका एम्प्लॉय करता है कि बोनस मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा जब तक आपको मिल नहीं जाता है। एडवांस सैलरी, जी हाँ, एडवांस सैलरी आपने अपने ओर से कहा भैया मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा। जी हाँ, तो क्या आपका टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, जब तक आपको मिल नहीं जाएगा तब तक वो टैक्सेबल नहीं होगा। एरियर्स ऑफ सैलरी, बेसिकली मान के चलिए 2016 में आपकी सैलरी 10,000 रुपये थी, अभी चल रहा है 2020, आपकी सैलरी आज भी 11,000 रुपये है। ठीक है, किसी तरह कोई नोटिफिकेशन आया या कुछ भी एम्प्लॉयर ने अपने वर्क्स कंडीशन में अमेंडमेंट किया और उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी जो 2016 में बढ़नी चाहिए थी वो 10,000 से 12,000 होनी चाहिए थी। जी हाँ, तो 2,000 का जो इंक्रीमेंट है वो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जी हाँ, 10,000 रुपये आपकी सैलरी थी 2016 में, 2,000 रुपये बढ़ाकर आपको पूरे साल की सैलरी और 2,000 करके आज 2020 में मैं बैठा हूँ, तो वो इंक्रीमेंटेड सैलरी जो होगी वो जिस साल में मिलेगी तभी टैक्सेबल होगी। जी हाँ, एरियर्स ऑफ सैलरी जब मिलेगा तभी टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में मिलेगा उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। जी हाँ, तो फटाफट से पढ़ते हैं। एडवांस ऑफ सैलरी, वंस इट इज़ रिसीव्ड इट शैल नॉट बी फर्दर इंक्लूडेड इन द एसएससी इनकम इन द नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, मान चलिए आप 31 मार्च 2020 को आपने एम्प्लॉयर से बोला मेरे को अप्रैल 2020 की सैलरी एडवांस दे दीजिए, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एडवांस दे दी। जी हाँ, तो आपको रिसिप्ट हो गई और ड्यू, जी हाँ, ड्यू होती है आपकी अप्रैल में, रिसिप्ट हो गई आपको मार्च में। जी हाँ, सैलरी कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। जी हाँ, रिसिप्ट हो गई तो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी आपकी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्या वो अगले साल आपको दोबारा इंक्लूड करनी पड़ेगी? जी नहीं, एडवांस सैलरी एक बार रिसीव हो गई आपको तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में दोबारा इंक्लूड आपकी इनकम के अंदर नहीं की जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ सैलरी इज टैक्स्ड इन ईयर इन विच इट इज़ अलाउड और रिसीव्ड। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी जिस ईयर में आपको मिलेगी तभी आपकी टैक्सेबल होगी। बोनस की बात भी मैंने आपको बता चुका हूँ। जो मेन बात है वो ये लिखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस जो होता है, नॉर्मली जो बोनस आपको मिलता है काम करने के लिए वो आपका जो होता है 17(1) के अंदर टैक्सेबल होता है सैलरी के तौर पे। लेकिन अगर आपको बोनस कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं मिलता है, वॉलंटरी बोनस मिलता है, तो आपका परक्यूजेट बनाते हैं। सर परक्यूजेट क्या होता है? भैया आगे बताएंगे परक्यूजेट क्या होता है। जी हाँ, इन ABC रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1)A इज़ अवेलेबल। सर रिलीफ क्या होता है? जी हाँ, इन तीनों कारणों से आपकी सैलरी जो है कहीं ना कहीं आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने एडवांस ले लिया या आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई आपको नहीं मिली थी एकदम से मिल गई या आपको बोनस दे दिया एम्प्लॉयर ने, तो इन तीनों कारणों से एरियर्स ऑफ सैलरी था, इन तीनों कारणों से आपकी जो सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, एकदम आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया आपके लिए सेक्शन 89(1) अब मैंने बना दिया है, आप इसके अंदर जाकर रिलीफ ले सकते हैं। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। कंप्यूटेशन फॉर्मेट ऑफ सैलरी, जी हाँ, आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है सैलरी का कंप्यूटेशन फॉर्मेट। इसके अंदर हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 2020 से 21 लिखेंगे। उसके बाद हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे। बेसिक सैलरी क्या होगी, फीस क्या होगा, कमीशन, बोनस, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, रिटायरमेंट, कंपनसेशन अंडर VRS, अलाउंसेज और परक्यूजेट, ये सारे ऐड करके हमारी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हम चेक अंडर सेक्शन 16 की डिडक्शन दे देंगे जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेज होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है। ये सारे डिडक्शन लेने के बाद जो भी आपकी सैलरी निकल आएगी वो आपकी टैक्सेबल सैलरी होगी। जी हाँ, उसी पर आपका टैक्स लगाया जाएगा। ग्रेचुटी, जी हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ग्रेचुटी। Basically, gratuity is a retirement benefit given by employer to its employee in consideration of past services। जी हाँ, जो भी आपने एम्प्लॉयर के पास पिछले सालों में अपना दिमाग खपाया, जो भी आपने काम किया उसके लिए, उसके बेस पर एम्प्लॉयर क्या होता है, जो अच्छे एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको ग्रेचुटी प्रोवाइड करते हैं। और इट शैल बी पेड 15 days ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर इतने अच्छे नहीं हैं, वो आपको सिर्फ 15 दिन की सैलरी देते हैं, जितने भी दिन आपने काम किया उसके अकॉर्डिंगली। जी हाँ, 15 days सैलरी
ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट डेज, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट डेज होते हैं हमारे 26 दिन। जी हाँ सर, मैं तो संडे को भी किया था। जी नहीं, वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। महीने के 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, उसमें हमारे 4 संडे होते हैं। वो 4 संडे निकाल कर आपको 26 दिन बनते हैं नॉर्मली। तो 26 दिन के अकॉर्डिंग आपको 15 दिन की सैलरी दी जाएगी। जी हाँ, इसको अरिथमेटिकली मैं नीचे फॉर्मूले में आगे बताऊँगा किस तरीके से निकालते हैं। वो ग्रेचुटी इज गिवन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन। जी हाँ, ग्रेचुटी अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में दी गई है तभी उसकी डिडक्शन सेक्शन 10 क्लॉज 10 में अवेलेबल होगी सैलरी के अंदर। और अदरवाइज अगर वो किसी और तरीके से दिखे, अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दी, किसी और ने दिया, मान लीजिए आप LIC के एजेंट के लिए एज ए LIC एजेंट काम करते थे और LIC ने आपको ग्रेचुटी दी, तो आपको ना ही ग्रेचुटी की डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 10(10) की, और ना ही वो आपकी सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। जी हाँ, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी बिना किसी डिडक्शन और एग्जेम्पशन के। जी हाँ, उसके बाद ग्रेचुटी 3 तरीके से रिसीव हो सकती है। जी हाँ, ग्रेचुटी 3 तरीके से और 3 केसेस में रिसीव होती है। अगर मेरे को ड्यूरिंग सर्विस रिसीव हुई, जी हाँ, मैंने जॉब नहीं छोड़ी और मेरे को ग्रेचुटी मिल गई, तो टैक्सेबल होगी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही एम्प्लॉयज़ के लिए। जी हाँ, यहाँ किसी को नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने ड्यूरिंग सर्विस ग्रेचुटी आपको मिल गई, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों के लिए आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर डेथ होने पर मिल गई तो ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कैसे होगी? अगर आप मरने से पहले आपकी ग्रेचुटी ड्यू हो गई। जी हाँ, ड्यू और रिसीव्ड जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था वो इसी बेसिस पे चलता है कि सैलरी के अंदर जो भी डेफिनेशन सेक्शन 17(1) में बताई थी, कोई भी तरह की उसकी इनकम, किसी भी तरह की उसकी पेमेंट अगर ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर एक्सेप्ट बोनस एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन 3-4 चीज़ों को छोड़कर जो भी चीज़ आपको सैलरी के हेड के अंदर डेफिनेशन में जो कवर है उस तरह की पेमेंट को भी आपको मिलेगी। और आपकी ड्यू पहले होगी, रिसीव बाद में, तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होगी। जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय। जी हाँ, एम्प्लॉय की डेथ होगी, अगर उसको ग्रेचुटी मिली, अगर उसकी डेथ होने से पहले वो ड्यू हो चुकी है, तो चाहे वो मरने के बाद हो, चाहे किसी को भी मिले, वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी के हेड के अंदर। जी हाँ, अगर मरने के बाद उसकी ड्यू हुई, जी हाँ, वो एम्प्लॉय मर गया, उसके बाद ड्यू हुई, उसके बाद रिसीव हुई, तो चाहे वो किसी को भी मिले, वो सैलरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। जी हाँ, वो टैक्सेबल नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल फॉर नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बोथ एम्प्लॉयज। ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर ड्यू हो जाती है डेथ से पहले तो टैक्सेबल होगी, चाहे कोई भी उसको रिसीव करे, और ड्यू होती है डेथ के बाद तो एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से। जी हाँ, अब बात करते हैं हम रिटायरमेंट की। मेन हमारे यहाँ पर काम होता है रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। जी हाँ, मान के चलिए आप रिटायर हो गए और आपको टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो गया, तो सैलरी, तो ग्रेचुटी जो आपको मिलेगी, कितनी आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, सरकारी दवादों के लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। जी हाँ, ऑन रिटायरमेंट टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है। किस तरह से टैक्सेबल है? जी हाँ, आपको भी 10(10) में आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी। किस तरह से, आगे देखते हैं। जी हाँ, टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हाँ, देयर आर 2 केसेस टैक्सेबिलिटी। जी हाँ, यहाँ पर 2 तरह की टैक्सेबिलिटी होती है। सबसे पहले अगर आप पोगा के अंदर कवर हैं, अगर आप पोगा के अंदर कवर नहीं। सर ये पोगा क्या होता है? पोगा बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। जी हाँ, मैं एक्ट मेंशन करना यहाँ पर भूल गया हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ, व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट, आप कवर्ड हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, या आप कवर्ड नहीं हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर। जी हाँ, तो आपसे मैं पोगा बोलूँगा इसको। पोगा के अंदर अगर कवर हैं तो आपको किस तरीके से एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलेगी। जी हाँ, मिनिमम द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ग्रेचुटी। जी हाँ, इन तीनों में से जो भी कम होगा उतना आपका ग्रेचुटी जो मिली उसमें से लेस कर दिया जाएगा और बाकी का आपका टैक्सेबल हो जाएगा। जी हाँ, मान चलिए मेरे को 100 रुपये मिले। जी हाँ, मान चलिए मेरे को 100 रुपये मिले, तो 100 रुपये में से इन तीनों में से जो भी लिमिट निकालेंगे उनमें से जो भी कम होगा वो मेरा एग्जाम कर दिया जाएगा। जी हाँ, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव जितना आपको मिला वो स्टैच्यूटरी लिमिट जो आपसे पहले जो इससे पिछले वाले साल में थी वो हमारे 10 लाख रुपए थी, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 2021 के लिए लिमिट बढ़कर हो गई है एज पर फाइनेंस एक्ट 19, ये हो गई हमारी 20 लाख रुपए। जी हाँ, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव जो आपको पैसा मिला, स्टैच्यूटरी लिमिट जो 20 लाख रुपए की है वो, और 15/26 15 जो हमारे होते हैं वर्किंग डेज जिनकी आपको सैलरी, 26 हमारे ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट डेज होते हैं, तो 15/26 इसको मैंने अरिथमेटिकली फॉर्मूला बना दिया आपके लिए। 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, जितना आपने काम किया अब तक रिटायरमेंट होने के पहले, इंटू सैलरी पर मंथ। जी हाँ, जो आपकी पर मंथ सैलरी होगी लास्ट ऑन, जो आपकी लास्ट सैलरी होगी सैलरी पर मंथ, उसको इस तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो भी आपका अमाउंट होगा तो 1, 2, 3 इन दोनों में से जो भी हमारा लेसर अमाउंट होगा वो हमारा लेस कर दिया जाएगा जितना भी आपको पैसा मिला उसमें से, और आपका जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। जी हाँ,
नोट में आना रहेगा ईयर ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 12 इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। जी हाँ, अगर आपने 20 साल 7 महीने काम किया है तो आपका 21 साल मान लिया जाएगा। किस केस में? सिर्फ अगर आप पोगा के अंदर कवर हैं। जी हाँ, पोगा के अंदर कवर नहीं है तो आपका इग्नोर करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को। जी हाँ, सैलरी क्या होगी इस केस में? बेसिक और डी ए लास्ट ड्रॉन। जी हाँ, बेसिक सैलरी और आपका डीएनएस अलाउंस जो होगा वो आपका ऐड कर दिया जाएगा। जो भी आपकी सैलरी आएगी वो सैलरी पर मंथ मानी जाएगी। जी हाँ, सीजनल एम्प्लॉयज़ के लिए 15/26 की जगह हम करेंगे 7/26। जी हाँ, सीजनल इस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं, जो सीजन बेसिस के इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, अगर आप उसके अंदर काम करते हैं तो आपका 15/26 की जगह फॉर्मूले में हो जाएगा 7/26। जी हाँ, उनको 7 वर्किंग डेज की सैलरी प्रोवाइड की कराई जाती है ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन की पर्पज से। जी हाँ, तो अब बात करते हैं पोगा के अंदर कवर नहीं है। जी हाँ, अगर आप पोगा के अंदर कवर, सॉरी यहाँ पर नॉट लिखना भूल गया। दिस इज द पार्ट वेयर आई फॉरगॉट टू मेंशन नॉट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जी नॉट, इसमें रेड मार्क ला दिया है। अगर आप पोगा के अंदर कवर नहीं होते हैं, जी हाँ, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं होते हैं तो सेक्शन 10(10) सेकंड बात करता है हमारी कैसे कैलकुलेशन। ऊपर वाले 2 पॉइंट सेम रहेंगे। एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव जितना आपको मिला, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख रुपए की, और थर्ड में आपका 15/26 का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी ऑन ड्यू बेसिस। जी हाँ, लास्ट 10 मंथ की सैलरी जो होगी आपकी ड्यू बेसिस पे निकाल ली जाएगी। कैसे भैया? सैलरी में क्या क्या ऐड करेंगे? जी हाँ, बेसिक प्लस डीए। ऊपर वाले में अगर प्रोग्राम में कवर्ड होते हैं तो बेसिक प्लस डीए लिया जाएगा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट, जी हाँ, डीए सिर्फ वो लिया जाएगा जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। जी हाँ, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। यहाँ पर सैलरी की डेफिनेशन में सिर्फ कमीशन ऐड हो गया है। कमीशन लिया जाएगा जो टर्नओवर अचीव किया है आपने, उसकी परसेंटेज आपकी फिक्स की है वो वाला। ठीक है, तो इसको लास्ट 10 मंथ की सैलरी निकाली जाएगी। सैलरी में क्या ऐड किया जाएगा? बेसिक, डी और कमीशन, ये तीनों चीज़ें लास्ट 10 मंथ का निकाल लिया जाएगा। जो भी सैलरी आएगी वो हमारी फिट हो जाएगी फॉर्मूले के अंदर। जी हाँ, 1/2 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ लास्ट 10 मंथ ऑन ड्यू बेसिस। जी हाँ, फिर यहाँ पर हमारा सैलरी खत्म होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लीव सैलरी इनकैशमेंट की। जी हाँ, लीव सैलरी इनकैशमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लीव सैलरी इनकैशमेंट, इसकी बात करता हूँ। सेक्शन 10(10)A सेक्शन मेंशन करना भूल गया हूँ और ज़रूरी भी नहीं था आपके लिए। जी हाँ, सेक्शन 10(10)A बात करता है एज पर द सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसिप्लिन नॉर्मली एवरी एम्प्लॉय इज अलाउड टू सर्टेन पीरियड ऑफ लीव विद पे एवरी ईयर। जी हाँ, हर एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसको साल में कुछ छुट्टियाँ ऐसी होती हैं जिनका पैसा नहीं काटा जाता और छुट्टियाँ नहीं लेता तो उनकी पेमेंट की जाती है उसको। जी हाँ, अगर वो लिए उसको अवेल नहीं करता है, जब भी रिसीव करता है तो उनको उसका पैसा मिला जाता है। वो पैसा जो होता है वो सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। जी हाँ, एज पर द सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसिप्लिन नॉर्मली एवरी एम्प्लॉय इज अलाउड सर्टेन पीरियड ऑफ लीव विद पे एवरी ईयर। सच लीव मे बी अवेल ड्यूरिंग द ईयर और एक्यूमुलेटेड बाय द एम्प्लॉय, या वो अवेल कर ली जाती हैं साल के एंड में ही, या फिर वो इकट्ठा करता रहता है अपनी छुट्टियों को। द एक्यूमुलेटेड लीव लाइन टू क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी अवेल्ड सब्सिक्वेंटली और इन कैश। जी हाँ, बाद में वो उसको इन कैश करा लेता है। व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव्स एन अमाउंट फॉर वेविंग लीव लाइन टू क्रेडिट सच अमाउंट इज नोन एज लीव सैलरी इनकैशमेंट। जी हाँ, जब भी वो अपनी इकट्ठी हुई छुट्टियों को इन कैश कराता है एम्प्लॉय से और पैसा लेता है, वही हमारा लीव सैलरी इनकैशमेंट कहा जाता है। जी हाँ, लीव सैलरी इनकैशमेंट रिसीव्ड इन 3 केसेस। जी हाँ, 3 तरीके से लीव सैलरी इनकैशमेंट रिसीव हो सकता है। सबसे पहला ड्यूरिंग द सर्विस। जी हाँ, काम करते हैं और आपने छोड़ा नहीं है काम और आपने लीव सैलरी को अपनी छुट्टियाँ इकट्ठी उनको इन कैश करा लिया। जी हाँ, तो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। जी हाँ, ड्यूरिंग सर्विस आपने लीव सैलरी इनकैशमेंट रिसीव किया तो टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भैया लोकल अथॉरिटी और पीएसयू कवर नहीं होते हैं। सर लोकल अथॉरिटी क्या होता है? जी हाँ, म्यूनसिपालिटी एंड डीएमसी ये सारे कवर नहीं होते हैं लोकल अथॉरिटी के अंदर। जी हाँ, पीएसयू में इन्वेस्टमेंट हो, अगर ड्यूरिंग सर्विस आपने कोई अमाउंट रिसीव किया है तो आपके लिए टैक्सेबल होगा, नो मैटर योर गवर्नमेंट और योर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हाँ, पे टू लीगल हायर। जी हाँ, लीगल ईयर को आपको पेमेंट हुई है लीव सैलरी इनकैशमेंट की आपके मरने के बाद, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल एज पर द सर्कुलर। जो आपका सर्कुलर नंबर मेंशन है, गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था, इसके अकॉर्डिंगली लीगल हायर को लीव सैलरी इनकैशमेंट मिला तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। जी हाँ, इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, इट इज़ नॉट टैक्सेबल एनी हेड ऑफ इनकम। जी हाँ,
पेड टू लीगल ईयर को पेमेंट की गई है तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल ऑन रिटायरमेंट टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। जी हाँ, मेन मुद्दा यहीं पर आ जाता है, हमारा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अगर रिटायरमेंट टर्मिनेशन पर मिली है हमें कोई पेमेंट, चाहे वो ग्रेचुटी की हो चाहे भी लीव सैलरी इनकैशमेंट की हो, जी हाँ, इन दोनों के केस में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर वो रिटायरमेंट और टर्मिनेशन पर मिली है तो। जी हाँ, ड्यूरिंग सर्विस दोनों के लिए टैक्सेबल है। पेड टू लीगल हायर तो हमारी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। जी हाँ, तो ऑन रिटायरमेंट टर्मिनेशन सर्विस एग्जाम्प्ट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि ये सरकारी दामाद होते हैं, और टैक्सेबल होती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। जी हाँ, नोट में मैंने डाला हुआ है, लीव सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर देन मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कैन नॉट एक्सीड द स्टैट्यूटरी लिमिट। जी हाँ, अगर आपको एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम किया है और वहाँ से आपको लीव सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है तो जो आपकी स्टैट्यूटरी लिमिट जो आगे बताऊँगा, जी हाँ नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूँ मैं, जो स्टैट्यूटरी लिमिट है 3 लाख रुपये, इससे ज़्यादा आपको एग्जेम्पशन जो है डिडक्शन नहीं मिल सकती है। जी हाँ, तो टैक्सेबिलिटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको टर्मिनेशन या रिटायरमेंट पर लीव सैलरी इन कैश हुआ है तो नीचे दिए गए चारों में से जो भी कम होगा उतना अमाउंट जितना आपको मिला है उसमें से लेस कर दिया जाएगा और बाकी का आपका टैक्सेबल हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो भी आपको पैसा मिला वो, स्टैट्यूटरी लिमिट जो होती है हमारी 3 लाख रुपए की वो, और 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ लास्ट 10 मंथ। सेम पोगा में कवर नहीं वाले केस में जो सैलरी होती है वो सारी सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। बेसिक प्लस डी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बीइंग एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें जो हम कैलकुलेशन करेंगे लास्ट 10 मंथ की वो एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसमें ड्यू बेसिस भी कर देती है, इसमें एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब अगर आप रिटायर हुए, मान के चलिए लेट से मैं रिटायर हुआ 18 नवंबर 2019 को। जी हाँ, अगर मैं रिटायर हुआ 18 नवंबर 2019 को और मुझे लीव सैलरी का इनकैशमेंट हुआ तो मेरे जो लास्ट 10 मंथ होंगे वो 18 नवंबर से बैक जाएंगे 19 जनवरी 2017 तक। जी हाँ, इसमें डे टू डे बेसिस पर हम काउंट करेंगे सैलरी को। जी हाँ, 19 जनवरी 2017 से लेकर 18 नवंबर 2017 तक मेरे दिन जो होंगे वो 10 मंथ्स के बनेंगे, उस बेसिस पर हम सैलरी को निकालेंगे। सैलरी के अंदर क्या आएगा, बेसिक, डी और कमीशन। जी हाँ, और टोगा में कवर्ड नहीं वाले केस में जब हम एवरेज सैलरी पर मंथ नहीं निकाल रहे थे ग्रेचुटी के केस में, तो हम ड्यू बेसिस पर सैलरी को कैलकुलेट कर रहे थे। जी हाँ, ड्यू बेसिस पर हम लास्ट प्रीवियस 10 मंथ की एवरेज सैलरी को ले रहे थे। जी हाँ, तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितना भी आपने सर्विस काम किया, जब आप रिटायर हुए मान लीजिए 20 साल आपने काम किया, लेस कर देंगे आपने जितनी लीव ले ली हैं और जो भी आपका आएगा लीव ले ली है महीने में। जी हाँ, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपका ईयर में आएगा, जो आपने लीव एक्चुअली टेकन कर ली है वो आपका मंथ्स में आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी आपका पीरियड बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज सैलरी पर मंथ जो आप नीचे निकालेंगे। तो 1, 2, 3, 4 इन चारों में से जो भी आपका अमाउंट कम होगा उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, मतलब उतना अमाउंट आपका लेस कर दिया जाएगा जो भी आपको पैसा मिला, बाकी बचा हुआ पैसा आपको जो होगा वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। जी, नोट में मैंने डाला हुआ ईयर ऑफ सर्विस, इग्नोर द फ्रैक्शन ऑफ मंथ। जी हाँ, ईयर ऑफ सर्विस में इग्नोर कर जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ मंथ। मान लीजिए 20 साल 7 महीने काम किया, 20 साल 9 महीने, 20 साल 6 महीने, 5 महीने, तो आपका 20 साल ही उसको लिया जाएगा। जी हाँ सर, इग्नोर कब नहीं करते, गांठ बांध लीजिए, इग्नोर तब नहीं करते जब आपको ग्रेचुटी मिली हो और आप पोगा में कवर्ड हो। जी हाँ, पोगा में कवर्ड के केस में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है ईयर ऑफ सर्विस तो उसमें 6 मंथ एक्सेस को हम जो है राउंडेड ऑफ करते हैं 12 मंथ्स के अंदर। जी हाँ, अदरवाइज हम फ्रैक्शन ऑफ मंथ को इग्नोर करते हैं किसी भी केस में। जी हाँ, सैलरी का मैंने बता दिया आपको सेम है। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए 15 की जगह 7 हो जाएगा, सॉरी इग्नोर द सी पॉइंट। ओके, तो अर्लियर एनी डिडक्शन क्लेम शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द स्टैट्यूटरी लिमिट। जी हाँ, कोई भी डिडक्शन आपने पहले क्लेम कर ली है, मैंने नोट में डाला हुआ था, वो इसमें से लेस हो जाएगी जो आपकी स्टैट्यूटरी लिमिट है 3 लाख रुपये। जी मान चलिए मैंने आप पहले भी डिडक्शन क्लेम कर ली है इसकी 50,000 रुपये की। जी हाँ, तो स्टैट्यूटरी लिमिट जो है मेरी 3 लाख से हट के 2,50,000 रह जाएगी। जी हाँ, पेंशन। जी हाँ, पेंशन की ओर आते हैं। सेक्शन 17(1)(2) ये बात करता है पेंशन की। जी हाँ, पेंशन का मतलब क्या होता है, पेंशन का मतलब होता है कोई भी पीरियडिकल पेमेंट आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलती है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिटायरमेंट के बाद पीरियडिकल पेमेंट रिसीव करता है तो हमारी पेंशन होती है। जी हाँ, 2 तरह के पेमेंट रिसीव करता है, या तो महीने के महीने रिसीव कर सकता है या फिर उससे एक मुश्त पेमेंट ले सकता है। जी हाँ, तो ये बात करते हैं, वैसे इसको पढ़ते हैं। पेंशन मीन्स अ पीरियडिकल पेमेंट received by employee after his retirement. On certain occasions, employer allows to withdraw a lump sum amount as the present value of periodical pension
when pension is received periodically by employee it is known as uncommitted pension। जी हाँ, आपको मंथली बेसिस पर अगर पेमेंट मिल रही है, जी हाँ periodically पेमेंट मिल रही है, तो आपकी अनकमिटेड पेंशन भी उसको बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं कमिटेड, जी हाँ लमसम पेमेंट आपको मिल जाती है, पेमेंट आपका एम्प्लॉयर बोलता है भैया इकट्ठा पैसा चाहिए तो इकट्ठा पैसा भी दे सकते हैं आप, तो आपका कमिटेड और लमसम पेमेंट उसको बोलते हैं। जी हाँ, पीरियडिकल पेमेंट को बोलते हैं अनकमिटेड पेंशन, और जो आपको लमसम पेमेंट मिलती है, एक मुश्त पैसा मिलता है, उसको कमिटेड पेंशन बोलते हैं। सच लमसम पेमेंट इज डिटरमाइंड कंसीडरिंग फैक्टर लाइक द एज, हेल्थ ऑफ द रेसिपिएंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। जी हाँ, जो लमसम पेमेंट है वो आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा भैया कितने देनी चाहिए, क्या हेल्थ है आपकी, कितनी एज है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है पेंशन। जी हाँ, पेंशन कैन बी रिसीव्ड इन 2 कैटेगरीज। जी हाँ, अब पेंशन जो है आपका 2 कैटेगरी से आपको रिसीव हो सकती है। सबसे पहला अनकमिटेड और पीरियडिकल। जी हाँ, अगर आपको पीरियडिकल पेमेंट मिल रही है, मंथली बेसिस पेमेंट मिल रही है, तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको टैक्सेबल नहीं, तो आपको लिए टैक्सेबल होगी। जी हाँ, पीरियडिकल पेमेंट मिल रही है, अनकमिटेड पेंशन मिल रही है, मंथली पेंशन मिल रही है आपको, तो इस केसेस में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए टैक्सेबल है। अगर कमिटेड पेमेंट मिल रही है तो उसकी टैक्सेबिलिटी हो जाती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट के लिए फिर भी एग्जम्प्ट रहती है। बट तीसरा केस जो आता है पेंशन रिसीव्ड बाय लीगल हेयर। जी हाँ, ग्रेचुटी अगर लीगल हेयर ने रिसीव की है तो एग्जम्प्ट है, और पेंशन अगर लीगल हेयर ने रिसीव की है तो हमारी टैक्सेबल हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। जी हाँ, ग्रेचुटी एग्जम्प्ट होती है अगर लीगल हेयर रिसीव करता है एम्प्लॉय के अलावा कोई और रिसीव करता है उसके मरने के बाद, तो हमारी वो हो जाती है एग्जम्प्ट। और पेंशन जो होती है वो अगर लीगल हेयर रिसीव करेगा तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाती है। अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन। अगर लमसम पेमेंट आप एम्प्लॉयज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? जी हाँ, इफ एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, अगर वो उसको ग्रेचुटी भी मिली हो या ग्रेचुटी भी मिलने वाली हो तो उसके लिए जो टैक्सेबल पेंशन हो जाएगी वो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, जो उसकी टोटल पेंशन कम्यूटेड होगी, जो उसकी टोटल पेंशन होगी उसका 1/3 निकाल लेंगे, जो भी आएगा उसको जितना पैसा मिला उसमें से लेस कर देंगे, बाकी का हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। जी हाँ, अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर ग्रेचुटी की रिसीप्ट में ना हो, मतलब उसको ग्रेचुटी मिलने वाली ना हो या ग्रेचुटी ना मिली हो, दोनों ही केसेस में उसका 1.5, जी हाँ 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन कम्यूटेड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जी हाँ, मान लीजिए ग्रेचुटी आप उसको ग्रेचुटी मिली हो या ग्रेचुटी मिलने वाली हो तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन जो आएगा उस अमाउंट को हम जितना भी उसको पैसा कम्यूटेड में मिला, लमसम पेमेंट जितनी उसको मिली है पेंशन की, उसमें से लेस कर दिया जाएगा, बाकी का हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। जी हाँ, अगर उसको ग्रेचुटी ना मिलने वाली हो या फिर ग्रेचुटी ना मिली हो तो उसको 1/2 ऑफ टोटल पेंशन जो होगा, जितना भी अमाउंट आएगा वो लेस कर दिया जाएगा जितना भी उसको लमसम पेमेंट कम्यूटेड मिला। जी हाँ, और बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जी हाँ, ग्रेचुटी मिलने पर 1/3, ग्रेचुटी ना मिलने पर 1/2। जी हाँ, एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्ट में कवर्ड है या ना कवर्ड है उसका दैट इज इमैटेरियल है। ठीक है, अगर ग्रेचुटी रिसीव हो गई हो या ग्रेचुटी रिसीव ना हुई हो, सिर्फ उन केसेस में हम 1/3 और 1 सेकंड का देखते हैं। तो उसके बाद नोट मैंने 2 चीज़ डाली हुई है। पेंशन अगर रिसीव हुई है यूएनओ, जी हाँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपको पेंशन रिसीव हुई है तो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो हमारे खुदा हैं। इन केस ऑफ कमिटेड पेंशन रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज अवेलेबल। जी हाँ, कमिटेड पेंशन अगर आपको मिली है तो 89 का रिलीफ अवेलेबल है। बेसिकली 89 का रिलीफ बना ही इसके लिए है, रिलीफ का चैप्टर आपको आगे बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली आपको मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ। सेक्शन 89 में रिलीफ इसलिए दी जाती है किसी भी रीज़न से आपको कोई पेमेंट आपको जो पास्ट में मिलनी थी जो अभी मिली है, या फिर किसी भी तरह से आपको इकट्ठा पैसा मिल गया जिसकी वजह से आपकी टोटल इनकम जो है बढ़ गई है, उसकी वजह से आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आपके लिए सेक्शन 89 की रिलीफ बनाई गई हैं। कैसे उनको निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, एक चीज़ और बतानी है आपको, अगर पेंशन आपको मिली है किसी की गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम फ्रेम्ड है, उसके अंडर आपको पेंशन दी है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। जी हाँ, कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। सेक्शन 10(10)(b) 2 तरह की कॉम्पनसेशन की बात करता है भैया। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन होती है और होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। जी हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10(10)(b) रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है। जी हाँ, आपके एम्प्लॉय ने आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो है कैंसिल कर दिया, भैया आज से हम आपको काम पर नहीं रखेंगे। आपने बोला भैया एकदम से क्यों निकाला, तो वो बोलता है लीजिए आप कंपनसेशन ले लीजिए, तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। कहाँ पर? सैलरी के ऐड के अंदर वो आपकी इनकम मानी जाएगी सैलरी की। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, वो आपकी सैलरी की इनकम मानी जाएगी। तो किस तरीके से टैक्सेबल होगी ये कहता है 10(10)(b) एनी कंपनसेशन रिसीव्ड
बाय अ वर्कर एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। जी हाँ, जो मैंने ए बी सी 3 पॉइंट डाले हैं, इन तीनों में से किसी भी पॉइंट में जो भी अमाउंट कम होगा उतना आपको, जितना आपको अमाउंट मिला है उसमें से लेस कर दिया जाएगा, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। पहला जितना आपको मिला वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, और 5 लाख रुपए जो स्टैच्यूटरी लिमिट है। थर्ड आपका जो भी आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ है एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 25 क्लॉज बी 1947 एक्ट के अंदर जो भी आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ है, बेसिकली 15 डेज की सैलरी होती है जो भी आपका एम्प्लॉयर ने आपका अमाउंट कैलकुलेट किया है। तो ए बी सी इन तीनों अमाउंट में से जो भी कम होगा आपका लेस कर दिया जाएगा हमारा किस में से, जितना भी अमाउंट आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में मिला है, बाकी का अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नोट मैंने डाला हुआ है, इफ कंपनसेशन इज पेड एनी स्कीम फ्रेम बाय गवर्नमेंट, सेम पेंशन का केस है, अगर कंपनसेशन आपको किसी गवर्नमेंट की स्कीम फ्रेम में मिला है, जो गवर्नमेंट ने स्कीम फ्रेम किया उसके अंदर आपको कंपनसेशन दिया गया है, तो इट शैल नॉट बी टैक्सेबल। जी हाँ, वो टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। अगर कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है, एम्प्लॉयर ने अपना काम बंद कर दिया, भैया मेरी कंपनी बंद हो गई, ये लीजिए आप 2000 रुपये पकड़िए, लीजिए आप 2 लाख रुपये पकड़िए, तो वो भी आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहा जाता है। जी हाँ, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है, कोई आपसे पूछे आप बोलना भैया कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर या फिर क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग इज ऑल्सो, उस इन दोनों केसेस में जो भी एम्प्लॉयर हमें पेमेंट देता है वो हमारी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोला जाता है। फटाफट से आते हैं सेक्शन 10(10)(c) की ओर। दूसरा सेक्शन है ये कंपनसेशन का। जी हाँ, पहला पार्ट हमने पढ़ा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का, आप पढ़ते हैं VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जी हाँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ये कहता है इफ़ एन एम्प्लॉय एक्सेप्ट द रिटायरमेंट बिलिंगफुली इन लीव या इन किसी फ़ायदे में ऑफ कंपनसेशन के फ़ायदे में वो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता, भैया कुछ पैसा मिल जाएगा, देन सच रिटायरमेंट इज़ नोन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट। जी हाँ, उस रिटायरमेंट को हम कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, जी हाँ, या तो मिल गया या फिर मिलेगा एम्प्लॉय को, इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। जी हाँ, उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है आपको, कितना एग्जेम्प्ट है, कितनी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, वो आपका 2 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपको एग्जेम्पशन उसकी मिलेगी। पहली कंडीशन ये होगी कि आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, वो होना चाहिए आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जी हाँ, आपका मालिक होना चाहिए, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। सर ये मालिक स्पेसिफाइड क्या होता है भैया, कोई भी मालिक चलेगा बशर्ते वो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और फर्म ना हो। फर्म में पार्टनरशिप फर्म और LLP दोनों कवर होती है। जी हाँ, कोई भी कॉम्पनसेशन आपको मिलता है वॉलंटरी रिटायरमेंट का तो किसी भी से मिलेगा अदर देन इंडिविजुअल, HUF, AOP, फर्म एंड BOI, तो आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर माना जाएगा। अगर इन 4-5 केसेस में अगर मिलेगा, इन चारों के द्वारा मिलेगा इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, तो आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर नहीं माना जाएगा। तो पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है आपकी कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड एज पर द VRS फ्रेम्ड इन रूल 2BA। सर ये रूल 2BA क्या होता है भैया? रूल 2BA ये कहता है बेसिकली एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय होता है वो अदर देन डायरेक्टर होना चाहिए। जी हाँ, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एम्प्लॉय होना चाहिए और उसने कंपनी के अंदर 40 साल पूरे कर लिए होने चाहिए। उसकी जो एज होनी चाहिए वो 40 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और कंपनी के अंदर कम से कम उसने 10 साल काम किया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बोलती है आपकी जो अगर आपने VRS लिया है, अगर आपको एम्प्लॉयर ने निकाला है या आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है तो आपकी जगह कोई और नहीं आना चाहिए विद इन 1 ईयर। जी हाँ, और मेन जो चीज़ है वो ये होनी चाहिए भैया कि जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, जो अमाउंट होना चाहिए कॉम्पनसेशन का, वो आपका 3 महीने की सैलरी। जी हाँ, जितना भी आपने 25 साल काम किया और लास्ट में आपकी 20,000 रुपये सैलरी थी तो 20,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा कॉम्पनसेशन आपका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, रूल 2BA की गाइडलाइंस के अंदर ये सारा दिया गया है। और या फिर आपका जो रिटायरमेंट है, सपोज आपका रिटायरमेंट आपने पहले ले लिया, ठीक है, आप रिटायरमेंट होने में आपके 10 साल और बचे थे या 5 साल और बचे थे, तो आपकी रिटायरमेंट के जब आपने रिटायरमेंट लिया तो उस टाइम आपकी जो सैलरी थी तो आपका जो बैलेंस बचा था 10,000 रुपये मेरी सैलरी थी जब मैं रिटायर हुआ, जब मैंने VRS लिया और मुझे 5 साल और सर्विस करनी थी, 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, जो भी मेरा 50,000 रुपये अमाउंट आएगा तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए भैया, इससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो ये रूल 2BA की कुछ गाइडलाइंस हैं। तो आप नोट्स मांगेंगे हमारे तो नोट्स के अंदर आपको सब कुछ ब्रीफ करके दूंगा क्या गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है एग्जेम्पशन क्लेम करने की, भैया जो VRS स्कीम होनी चाहिए वो रूल 2BA के अंदर फ्रेम्ड होनी चाहिए और आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर होना चाहिए जिससे भी आपको कॉम्पनसेशन मिला हो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई सर, हो गई, तो भैया एग्जेम्पशन ले लीजिए, आप कितनी ले लीजिए, जितना भी आपको अमाउंट मिला है एज पर गाइडलाइंस, और
5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। जी हाँ, 5 लाख रुपए की स्टैच्यूटरी लिमिट है। 5 लाख रुपए और जितना भी आपको अमाउंट मिला, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना आप अपने लेस कर लीजिएगा, जितना आपको अमाउंट मिला, और वो आपका हो जाएगा बचा हुआ टैक्सेबल। नोट में मैंने डाला हुआ है वेयर एग्जाम्पशन इज अलाउड टू एनएसएससी अंडर सेक्शन एनी असेसमेंट ईयर देन नो डिडक्शन अलाउड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, इट मीन डिडक्शन अलाउड इन वंस इन लाइफ टाइम। जी हाँ, ये वीआरएस की स्कीम जो डिडक्शन है वो आप जिंदगी में सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। आपने एक जगह से छोड़ा, वहाँ से ले लिया पैसा, दूसरी जगह कर लिया, वहाँ फिर आपने वीआरएस ले लिया, तो भैया सरकार कहती है बार बार आपको वीआरएस की डिडक्शन नहीं देंगे सेक्शन 10(10)(c) में। जी हाँ, वंस इन लाइफ टाइम इट इज अलाउड। तो वेयर एनी रिलीफ हैज़ बीन अलाउड टू एनएसएससी अंडर सेक्शन 89। जी हाँ, अगर 89 में आपको कोई रिलीफ मिल गया है तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। जी हाँ, सरकार कहती है भैया आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने तो लिया, ऊपर से आपने 10(10)(c) की डिडक्शन भी क्लेम कर ली, अब आप कहते हैं भैया 89 का रिलीफ भी तो नहीं है, तो आप रिलीफ ले लीजिए या फिर 10(10)(c) की एग्जाम्पशन ले लीजिए। ठीक है, गॉट इट? जी सर। तो दिस इज ऑल। तो वी हैव कवर्ड टुडे point number 1 to point number 6 I think। जी हाँ, let's back to the synopsis of chapter। जी हाँ, आज हमने अपना कवर किया, ध्यान से इसको क्लास को देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आपको मैंने पहले भी बोल रखा है कोई भी नोट्स सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।